ओके स्टूडेंट्स, तो अब बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का ये लेक्चर है जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान एक से ज़्यादा प्रकार के होते हैं और हम प्लान्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हैं पर्टिकुलरली आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लान को जब आप समझोगे तभी उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक है, तो मैंने जो जो लिखवाए हैं बोलिए। ऑब्जेक्टिव्स, ओके, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, methods, wait a second, rules, programs, the last one is budget. Okay, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें इन 1, 5 and 8 इन सब का 8 का नाम पता होना चाहिए। इन 8 के अलावा अगर कोई भी प्लान का नाम देता है एमसीक्यू में तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। मान लो उसने बोल दिया क्या क्या है आपके में, देखो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, क्या प्रोसेस नाम से कोई है? नहीं। तो अगर उसने बोल दिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान, 3 ऑप्शन, व्हाट इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान, 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन में प्रोसेस दे रखा है, तो दैट इज नॉट द टाइप ऑफ प्लान। तो पहले तो नाम पता होना चाहिए। बारी बारी देखते हैं, नोट्स आपके पास है मगर लेक्चर पे ध्यान देना कौन सी चीज़ क्या होती है। देखो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है किसी भी चीज़ का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हमारा ये उद्देश्य है कि फ़िलहाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में है ना, उस मार्केट में सरवाइव कर सके। मतलब जब कोई फर्म नहीं आती है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट्स नहीं एक्सपेक्ट करती कि हाँ मुझे प्रॉफिट्स चाहिए। वो फर्म फिर एक्सपेक्ट करती है कि सबसे पहले तो हमें हमारा सर्वाइवल मोड मिले। और सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल मोड का 2 पॉइंट होता है। देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस और एक्सपेंसेस इक्वल्स टू रेवेन्यू। ठीक है, मतलब हमने जितना खर्चा किया जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल इंक्लूडेड है, ये फिक्स, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल 3rd सेमेस्टर में सीखोगे जब कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे। तो हमने जितना खर्चा किया उतना रेवेन्यू जनरेट किया। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, यही देखो अभी ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्लान हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के प्रति ही अग्रसर होता है। हमें एक ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना होता है। तो मीनिंग यहाँ पे ये है, और सबसे पहले भी यही दिया है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसी ऑब्जेक्टिव के तहत ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सहायता किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण अकेले थे अर्जुन के साथ, और सामने दुर्योधन के साथ, कौरव के साथ थी नारायणी सेना। मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ और उनकी सेना कौरव के साथ। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं मैम उनकी सेना तो उनके साथ छल की, नहीं, कृष्ण भगवान ही बोले। अगर आपने ये वाकया पढ़ा होगा या सुना होगा, जब कृष्ण भगवान आराम कर रहे थे, अर्जुन उनके पैर के पास आके बैठे और दुर्योधन उनके सर के पास आके बैठे। तो जब भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले किसे देखा? अर्जुन को। तो दुर्योधन था थोड़ा जिद्दी, वो बोला नहीं पहले मेरे को दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं, मैंने देखा पहले उसको है, मैं उसे दूंगा। तो अर्जुन बोले नहीं ठीक है भाई, उसी को दे दीजिए। तो उसने बोला कि भगवान मेरे को आपकी पूरी नारायणी सेना चाहिए। जो द्वारका की सेना थी उसका नाम नारायणी सेना था, तो उसने कहा कि मुझे आपकी पूरी नारायणी सेना चाहिए।
श्री कृष्ण बोले ले जाओ। अर्जुन से बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं तुम्हें क्या दूँ। उसने बोला मुझे वो चाहिए भी नहीं था, मुझे आप चाहिए। तो अपनी जो पांडव लोग की जो भी सेना थी छोटी मोटी, क्योंकि उनके पास तो ना ज़मीन थी ना प्रजा थी, तो ज़्यादा सेना भी नहीं थी, whatever it was। वैसे वेदों में लिखा है कि उनके पास सेना के नाम पे कोई नहीं था, वो 5 भाई अकेले युद्ध कर रहे थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे। और नारायणी सेना में लगभग बताया गया है कि 10 लाख हाथियों के बल की सेना थी। कितने लोग थे नहीं पता, मगर सेना जब एक साथ लड़ती थी तो उसका जो बल था वो 10 लाख हाथियों के बराबर था। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने रणनीति पे रणनीति बनाई, स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजीज बनाई, और उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बीच गीता का भी उपदेश दिया। जैसे एक उसमें बंदा था, मुझे नहीं नाम याद है, वो कौरवों का साला लगता था, ब्रदर इन लॉ, उनका ब्रदर इन लॉ लगता था। दुशासन, दुर्योधन की बहन थी दुशाला, उन 100 भाइयों की एक, उसका हस्बैंड था वो। उसका नाम कालके तो बाहुबली में था, कुछ ऐसा उसका नाम था अजीब सा। तो उसने बोल रखा था कि अगर सूर्यास्त तक अर्जुन मुझे नहीं मार पाया तो अर्जुन ने वचन लिया था कि अगर सूर्यास्त तक मैं इसको नहीं मार पाया, कीचक नाम था शायद, मे बी, मैं अगर उसको नहीं मार पाया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, अर्जुन जी ने बोला था। अब भगवान कृष्ण, वो सारे कौरव मिलके उसको छिपा दिए थे कि जब सूर्यास्त होगा तुम निकलना और अर्जुन को फिर अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सूर्य भगवान की तरफ देखा और शाम ढलने से 2 पहर पहले ही उन्होंने सूर्य को ढक दिया। जब सूर्य ढक दिया तो वो हंसता हुआ सामने आ गया, चलो चलो अर्जुन अपने प्राण त्यागो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बादल को उड़ने का इशारा कर दिया और देखा कि अरे सूर्य तो अभी अस्त ही नहीं हुआ है, सूर्य के अस्त होने में अभी 2 पहर बाकी हैं। रणनीति ही तो थी जिससे वो जीते। तो रणनीति देखो, उसी में चाणक्य नीति की अगर किताब तुमने पढ़ी होगी तो उसमें कहते हैं कि इंसान को या किसी सेना को तन से हराने से पहले उसे मन में हराना पड़ता है, रणभूमि में हराने से पहले उसको मन भूमि में हराना पड़ता है। और वो कहाँ से होता है, वो स्ट्रैटेजी से होता है। अक्सर तुम एक ट्रेंड देखोगी, जो इंसान अपने बारे में बहुत अच्छा बोलता है वो जनरली लाइफ में बड़ी चीज़ों को अचीव कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो मन से बहुत स्ट्रांग रहता है, तो प्रैक्टिकली भी उसकी स्ट्रांगनेस मैनिफेस्ट कर जाती है, प्रॉब्लम से वो बच के जूझ के निकल आता है। तो स्ट्रैटेजी अगर ऑर्गेनाइजेशन की सही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 एम्प्लॉय भी हैं तो भी वो समस्या को, डेडलाइन को, ड्यू डेट को नहीं मीट कर पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, काम का बंटवारा होना चाहिए। एक इंसान ओवर टाइम करे, एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, तो स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पॉलिसीज़, देखो कंफ्यूज मत होना, पॉलिसीज़ और रूल्स में एक फ़र्क ये है, पॉलिसीज़ ना थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे मान लो तुम्हारी अपनी फर्म है, ठीक है, और तुम्हारे फर्म की ये पॉलिसी है कि आप 75% पेमेंट एडवांस में ले लेते हो अपने क्लाइंट से। अब मान लो तुम्हारी क्लाइंट अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुम उससे नहीं ना बोलोगे कि नहीं 75, वो तुम्हारी वॉलेट से 75% निकाल के तुमको पकड़ा देगी। तो अपनों के लिए तुम पॉलिसीज़ में ढील दे सकते हो, या अगर कोई बहुत मजबूर है तो कह सकते हो ठीक है आप 50% पेमेंट कर दीजिए। मगर जनरली ज़्यादातर तुम जिस चीज़ को लेकर चलोगे वो क्या है, पॉलिसी है, ठीक है। तो पॉलिसी का मतलब होता है, जैसे ये चीज़ें ज़्यादातर ना तुम्हें बैंकिंग कंपनी में सुनने मिलेगा कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पॉलिसी होती है ना, इससे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग इम्पैक्ट होते हैं। ये पॉलिसी बाहर के लोगों के लिए बनाई जाती है, ना कि अंदर के लोगों के लिए। जैसे मान लो तुम्हारा ये रूल है कि अगर तुम्हारा बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा बाहर खेलेगा तो उसको एक झापड़ पड़ेगा कि पढ़ नहीं रहे हो। अब अगर किसी और का बच्चा 4 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे से खेल रहा है, तुम जाके उसको नहीं ना थप्पड़ याद दोगे, क्या जी दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा, जाओ होमवर्क करो। अरे तुम होते कौन हो? तो ये रूल हो गया। मगर मान लो अगर तुम्हारी पॉलिसी है
तुम हॉस्टल चलाते हो, तुम ही, कि हाँ कोई भी स्टूडेंट 4 घंटे के बाद हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकता, मैक्सिमम वो हॉस्टल से 4 घंटे तक बाहर रह सकता है, मान लो। तो अब ये जो पॉलिसी है ये बाहर के लोगों पे अप्लाई, मान लो कोई लड़की बोल दी कि ऐसा है मैडम, हमारे घर में हमारे रिलेटिव की बड़ी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल में रुकना है रात में, तब नहीं ना बोलोगे, तब तो समझोगे उसकी मजबूरी। तो पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है मगर रूल फ्लेक्सिबल नहीं होते। प्रोसीजर जो होता है, देखो प्रोसीजर एक तरह से प्रोसेस होता है। मैंने क्यों बोला एक तरह से, क्योंकि हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कुछ और किया है, ये है प्रोसेस और टेक्निक ऑफ डूइंग अ टास्क। एक काम को करने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया भी इसे कहते हैं, किसी काम को करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, प्रोसीजर है। हमें जैसे एक चीज़ मैनेजमेंट में तुमने पढ़ रखी होगी, अभी आया नहीं है वो, उसे कहते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब ये है, याद करो अपने स्कूल वाले दिन, मैम से पूछते मैम मे आई प्लीज़ गो टू यूज़ द वॉशरूम, बोलती थी जाओ। अब वो तुम्हारी क्लास यहाँ है, तुम्हारा वॉशरूम यहाँ है, तुम लोग रूट कौन सा लेते थे, ये कॉरिडोर वो कॉरिडोर, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, प्यून भैया वहाँ पे मट्टी खन रहे हैं, एक भैया वहाँ पे गेंदे का फूल लगा रहे हैं, एक भैया धूप में आराम कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, प्रिंसिपल ऑफिस से झुकते हुए वॉशरूम। अब वॉशरूम जब आपने काम कर लिया अपना, यूं आप निकलते थे यहाँ यहाँ यहाँ, टीचर का पीरियड वहीं ओवर। ये क्या था, ये अपनी तो टाइम पास कर रहे थे। सोचो ऑफिस में ये पॉसिबल है, 4 बार दिन में वॉशरूम जा रहे हो, 4 घंटे वॉशरूम में ही जा रहे हो, तो बोलेंगे ये लो तुम्हारा इस्तीफा, जाओ तुम, टर्मिनेशन लेटर, तुम जाओ पहले अपना पेट सही करो फिर यहाँ आना। टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब है हमारा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है उसमें किसी भी काम का समय निर्धारित होता है, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, व्हाटएवर इट इज। आपने उसी दौरान काम करना है, उसी दौरान जो काम आपने कर लिया उसी की आपको सैलरी मिलेगी। अब उसमें से भी अगर आप कुछ घंटे काट दे रहे हो तो कहाँ से? तो यहाँ पे टाइम एंड मोशन स्टडी का अर्थ होता है हम अगर ब्रेक ले रहे हैं, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने का सबसे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट कम से कम इन्वॉल्व होगी तभी ना बैठ के काम करेगा एम्प्लॉई। तो ये एक प्रोसीजर है कि तुम्हारा अगर केबिन यहाँ है और वॉशरूम यहाँ है तो ये पूरा ऑफिस घूमने से सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या है, तुम यहाँ से आओ ना यार। तुमने कभी कभी फिल्मों में देखा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट के काम दिखाते हैं तो एक ऐसे बाल्टी की तरह होता है, उस पर ऐसे रस्सी से होता है, ऊपर वाले वर्कर सामान लेते हैं फिर नीचे भेजते हैं। तुम सोचो 7 माले तक कोई वर्कर बार बार चढ़े, उससे बेटर है ना रस्सी लगा दी, नीचे से बाल्टी में जो भी चीज़ें होती हैं डाल देते हैं, उनको हैमर चाहिए, उनको एक्स चाहिए, उनको जो भी टूल चाहिए वो ऐसे से रस्सी से खींच लेते हैं, एफर्ट कम लगता है। तो एफर्ट कम लगने की टेक्निक को हम कहते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। ये एक तरह का प्रोसीजर था जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया। मेथड्स की बात करते हैं। देखो मेथड टेक्निक ये भी है, मगर ये जो है ना कौन प्रोसीजर, ये प्रैक्टिकल अप्लाइंग के साथ हो रहा है। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, मगर हम टेक्निक अगर मेथड्स की बात कर रहे हैं ये ज़्यादातर थ्योरी में है। इस चीज़ का तुम सब शिकार रहे होगे। मैथ के टीचर सिखाते थे एक टेक्निक, कोचिंग के सर एक सिखाते थे, और कोचिंग के सर वाला डेफिनेटली ज़्यादा समझ में आता था क्योंकि वहाँ पर्सनल अटेंशन मिलता था। और अगर तुमने वो टेक्निक अपने सर के सामने लगा दिया, सर ज़बरदस्ती के 2 मार्क्स काट लेते थे स्कूल वाले कि मेरा टेक्निक नहीं। भाई बच्चे को समझ तो आया, उसने सही मेथड लगाया है, उस पर नंबर दो ना। ये मेथड जो होता है ये होता है थ्योरेटिकल। तो एक चीज़ कह सकते हो कि जो भी टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और जो फियोल के प्रिंसिपल्स हैं फंक्शनल मैनेजमेंट के 14, वो सारे किस में आ गए? मेथड्स में आ गए। क्लियर है? आगे बढ़ाएं। रूल्स, नियम, कानून। देखो मैंने इसको कंपेयर करके पढ़ाया था किससे?
पॉलिसीज से। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल था मगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, रिजिड है, रिस्ट्रिक्टेड है। रूल्स एक बार अगर चेंज हो गए, पहली चीज़ तो वो चेंज नहीं होते, अगर एक बार टूट गए तो फिर वो हमेशा टूटेंगे। अगर एक बार तुमने अपने हॉस्टल के बच्चों को 7 बजे से आने के बाद किसी की अनुमति नहीं है अंदर आना, एक बार तुम्हारे बुआ के चाचा के बहन के देवर की लड़की को तुमने बोला कि हाँ आ जाओ, तुम्हारी वो लगती थी रिलेशन का था, तुम बोली हाँ ठीक है तुम 8 बजे आओ, तो अब सारे बच्चे क्या बोलेंगे, मैम आपने तो उसको उस दिन 8 बजे आने दिया था, आपने तो, आप स्पीचलेस हो जाओगे क्योंकि आपने अपने ही नियम के विरुद्ध काम कर दिया है। तो ये होता है काफ़ी रिजिड। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। प्रोग्राम्स बोले तो नहीं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज एक प्रोग्राम हो रहा था, कार्यक्रम। प्रोग्राम जो होता है ना, एक फिक्स सेट ऑफ रूल होता है। एक प्रोग्राम का बड़ा बेसिक एग्जांपल ले लो, तुम्हारा दिन भर का रूटीन। आप सुबह उठते हो, आप नहाते हो, पूजा करते हो, क्लास करते हो अपना, फिर बैठते हो, दोस्तों के साथ मिलते हो, खेलते हो, फ़ोन चलाते हो, एंड देन यू कम बैक, अपना होमवर्क करते हो, डिनर करते हो, सो जाते हो। लेट्स से ये एक प्रोग्राम का, ये एक कार्यक्रम है। मतलब तुम जनरली हफ्ते में 7 में से मान के चलो 4 या 5 दिन इसी रूटीन के अकॉर्डिंग चलते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कार्यों को नॉर्मल तौर पे किया जाता है। जब कोई डेडलाइन नहीं है, जब कोई कुछ नहीं है, कौन सा एक उसका शब्द होता है, एक कौन सी एक सीक्वेंस को हम फॉलो करते, तो एक यहाँ पे तुम्हें मिल गया इससे रिलेटिंग टर्म, सीक्वेंस है, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कौन सी चीज़ का बोलो, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज प्लस प्रोसीजर भी होगा। प्रोसीजर रूल्स हो गया, उसमें पॉलिसी आ गई तो रूल आ गया। तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, हमें कैसे अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अंतिम देखते हैं बजट। देखो स्टूडेंट्स, जो बजट होता है ना, वो पूर्णतः डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रीसीडिंग प्रॉफिट थी। मतलब हमारा 2023 का बजट डिपेंडेंट होगा हमारे 2022 के प्रॉफिट पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जितना कमाएंगे हम उतना ही ना खर्च कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से खर्च करेंगे। तो बजट में हमारे जितने भी इंटरनल में क्या आ जाएगा, हमारे एम्प्लॉय का खर्चा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसेस का खर्चा, हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स का खर्चा, और एक्सटर्नल में हमारा सप्लायर, हमारे एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, ये सारी चीज़ें। तो बजट में आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कमिटमेंट्स जो होती हैं, कमिटमेंट्स का मतलब है कि हमें ये चीज़ों को अचीव करना है। तो ये जो कमिटमेंट्स होती हैं, इन कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए हम एक बजट सैंक्शन करते हैं। ये बजट में ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जितना चाहे उतनी चीज़ों को एनकम्पस कर सकती है। अगर उसको लगता है कि हमें इस चीज़ के भी रिगार्डिंग बजट चाहिए, इस चीज़, बट इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, आपका वर्किंग कैपिटल ख़त्म नहीं होना चाहिए। नहीं, वर्किंग कैपिटल में से पैसा मत काटो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो सबसे मेन है डे टू डे रूटीन के लिए। तो वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा है और साथ ही साथ कितने ज़्यादा प्रॉफिट आपने अर्न किए हैं कि आप उनको बजट में एलोकेट कर सकते। सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं। 2 पॉइंट है पर्पस ऑफ प्लानिंग के, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। देखो स्टूडेंट्स, पर्पस क्या है ना, ज़रूरी नहीं है पूछे, मगर कुछ किताबों में दिया है, उस वजह से हम पर्पस को कवर कर रहे हैं। देखो, प्लानिंग के 2 मेन पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस होता है मैनेजरियल पर्पस। स्टूडेंट्स फैन ऑन कर। और दूसरा जो पर्पस होता है डिसीजन मेकिंग का पर्पस होता है।
अच्छा, एक तरह से अगर देखो ना तो दोनों ही पर्पस एग्जीक्यूटरी लेवल को रिलेट कर रहा है। एग्जीक्यूटरी लेवल में हम बात कर सकते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे और मैनेजर्स आ जाएंगे मेनली आई एम सेइंग। अब आप में कह सकते हो मैम CEO CFO, हाँ वो भी आ जाते हैं, मगर हमें इतना पता चल गया ना कि जो मेन विभाग है उसके अंडर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये रिलेटेड इस वजह से है क्योंकि मैनेजरियल का मतलब होता है, मैनेजरियल डिसीजन एक कंपनी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, तो मैनेजरियल डिसीजन को लेना ही पर्पस होता है प्लानिंग का। जैसे मान लो पिछले साल हमारे एम्प्लॉयज़ ने काम तो अच्छा किया था, मगर हमारे डिपार्टमेंट्स में, कुछ डिपार्टमेंट्स में और मेन डिपार्टमेंट्स में, मान लो अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे मेन डिपार्टमेंट होते हैं। तो अकाउंटिंग, प्रोडक्शन और परचेज वाले विभाग में हमारे पास अभी भी कंप्यूटर सेट नहीं इंस्टॉल थे, जिस वजह से जो काम हमारे एम्प्लॉय 5 घंटे में कर सकते थे वो काम करने में 8 घंटे लगा। तो एक तो उन्होंने अपने पूरा टाइम काम भी किया मगर अचीव नहीं हो पाया ऑब्जेक्टिव, टारगेट वर्क। क्यों? क्योंकि पेपर वर्क ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैनेजरियल डिपार्टमेंट प्लान करेगा। क्या प्लान करेगा? वो प्लान करेगा कि किस तरह से ये जो 3 आवर्स हमारे एम्प्लॉय का एक तरह से वेस्ट हो गया, उस वेस्टेज से कैसे बचें, क्या करें। वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा, निर्णय लेगा कि ठीक है अकाउंटिंग्स, प्रोडक्शन और परचेज के डिपार्टमेंट में हमने मान के चलो 12 कंप्यूटर सेट लगवाने हैं, हर डिपार्टमेंट में 4। ठीक है, इस निर्णय से क्या हुआ, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने 5 घंटे में काम कंप्लीट करके एक्स्ट्रा जो 3 घंटे बचते थे वो और इम्पॉर्टेंट टास्क को दिया, और इस वजह से इस साल हमारी कंपनी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में समर्थ रही। इस तरह से आप देखोगे कि प्लानिंग किस तरह से मैनेजरियल डिसीजन पे इम्पैक्ट डालता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एज आई सेड कुछ किताबों में है कुछ में नहीं है, तो आपको ये समझना है कि what are the purpose of planning. The main purpose of planning is for the managerial functions and the other function is for the decision making. Managerial functions involve planning if they are not able to achieve any objectives or if they are not able to achieve any task. In that case, the managerial department has to look upon the controlling factor and thereby take a decision what can be done from the next policy making tenure to achieve those tasks. ठीक है, अपने हिसाब से इसको लिख लोगे, दैट विल बी ओके। अब हम चलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से पिछले साल काफ़ी MCQs और थियरी फंसा था आपका, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। लेट्स स्टार्ट। 1954 में पीटर F. ड्रकर, 1954 सन याद रखिएगा, पीटर F. ड्रकर द्वारा एक थ्योरी प्रमलगेट की गई थी और उस थ्योरी का नाम था MBO या फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट हमें यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बांटकर हर इंस्टॉलमेंट को एक एक एम्प्लॉय पे असाइन करने की टेक्निक को बताया गया है। छोटा सा एग्जाम्पल हो, दिवाली त्यौहार सबसे ज़्यादा फिजिकल लेबर का त्यौहार होता है। सफाई होनी होती है, पकवान बनने होते हैं, ड्रेसेस, शॉपिंग, काफ़ी लोगों के घर में तो लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं और वो दूसरे के घरों में भी भेजा जाता है। हाई क्लास सोसाइटी की बात करें तो दिवाली गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, उससे हाई क्लास जाए तो उन्हें दिवाली पार्टीज़ देते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज दैट इज़ व्हाट इट इज़। दिवाली पार्टी नहीं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है हमें ऑब्जेक्टिव, मान लो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है A लिमिटेड,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 2023 का टास्क है कि हमें इस साल अपनी कंपनी के 10 करोड़ के सेल्स करने हैं। अब 10 करोड़ के सेल्स करने हैं तो हमें 10 करोड़ के हिसाब से प्रोडक्शन भी तो करना होगा, 10 करोड़ के हिसाब से अकाउंटिंग भी तो करनी होगी, पेरोल भी तो देना होगा एम्प्लॉय को, बिजली का बिल भी तो देना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो 10 करोड़ के हिसाब से अब एडजस्ट करनी पड़ेंगी। एक बार में तो नहीं होगा। हम हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी का काम दे देंगे। जैसे मान लो प्रोडक्शन विभाग में एक वर्कर है हमारा मिस्टर जे, मिस्टर जे से बोल दिया मिस्टर जे तुम मशीन के बाहर खड़े रह के आउटपुट निकालोगे, मिस्टर के तुम इनपुट डालोगे, मिस्टर एल तुम मॉनिटर करोगे कितना कौन सा कंपोनेंट लगना है। उसी तरह अकाउंटिंग विभाग में 5 से 6 एम्प्लॉय में काम बांट दिया, पेरोल में मतलब सबको पता है कि उतने बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए उनको कितना योगदान देना है। इससे कोई क्लैशिंग नहीं होगी, कोई वर्क का ओवरलैप नहीं होगा और ऑटोमेटिकली जब सब कोई अपना बिट कर देगा तो बड़ा वाला टास्क अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में मैंने तुम लोगों को 4 प्रोग्राम के बारे में बताया था। 4 फीचर भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, प्रोग्राम भी कह सकते हो, 5 थे। ये सारे प्रोग्राम्स को ज़रा समझना। जो सबसे पहले नंबर का है, बोलो क्या लिखा है मैंने? ऑब्जेक्टिव। डेफिनेटली यहाँ पे भी हमने 10 करोड़ का पहले ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश किया, फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलो। वर्कर्स ऑब्जेक्टिव। फिर हमने काम को वर्कर्स के हिसाब से बांटना है, किसको कितना करना है। अदर बोलो। मॉनिटरिंग प्रोसेस। मान लो अगर कंपनी ने बोल दिया कि भैया ये जो इन्वेंट्री आप लोग निकाल रहे हो ये लीफो मेथड के तहत आनी चाहिए, मतलब जो सबसे अंतिम डेट पे आई उसको सबसे पहले प्रोडक्शन विभाग में भेजो, जो सबसे परचेज डिपार्टमेंट से ही बोलेगा ना, जो सबसे पहले आई है उसको सबसे अंतिम में भेजना और जो सबसे अंतिम में आई है उसको सबसे पहले भेजना। तो ये क्या हो गया? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 4th बोलो जल्दी। किस डिपार्टमेंट ने कितना सही परफॉर्म किया। ओके बस अब जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म किया है उसको रिवॉर्ड देंगे और जो नहीं किया है प्रॉबेबली उनकी सैलरी में से हम कटौती भी कर सकते हैं। हो गया चैप्टर ख़त्म स्टूडेंट्स। चलिए लेक्चर को ध्यान से एक बार दोबारा से यूट्यूब पे देख लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो हम कल रिकॉर्ड कर पाएंगे।